नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स, उसका जो सेकंड विचारक है अरस्तु, उनके बारे में है। हालांकि अरस्तु ने अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया है, जैसे उनको तो राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और जो हमारे सिलेबस में है अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार, उसके बारे में हम आज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो अरस्तु ने जो दास्ता के बारे में विचार प्रतिपादित किए हैं, उसको परिभाषित किया है, उससे पहले हम वहाँ जो तत्कालीन यूनानी नगर राज्य हैं वहाँ पे जो दास्ता का स्वरूप प्रचलित था उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उस समय तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में दास प्रथा समाज में प्रचलित थी और समाज का अभिन्न अंग थी। बिना दासों के समाज का, परिवार का, वहाँ की अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तत्कालीन यूनानी नगर राज्य हैं वहाँ का एक नगर राज्य था एटिक। एटिक नगर राज्य में दासों को परिवार का अभिन्न हिस्सा माना जाता था और वो परिवार के कार्यों में हाथ बटाते थे। तो ये जो आज के समय में जो परिवार के लिए जो नौकर होते हैं वैसे ही काम दास करते थे और छोटे छोटे व्यवसायों में भी लगे हुए थे। लेकिन पर दासों के साथ उस समय कोई भेदभाव नहीं होता था। उनको परिवार का ही अभिन्न हिस्सा माना जाता था। उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका रहने सहने का तरीका वो परिवार के सदस्यों की भांति ही था। लेकिन फिर भी कुछ वहाँ के जो सोफिस्ट विचारक थे उस समय, जैसे एल्सिडेमस, एंटीफोन, इन्होंने मानवीय तरीके और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पे दास्ता के सिद्धांत का खंडन किया है। लेकिन अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दास्ता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया, क्योंकि वह बुद्धिजीवी था। लेकिन वहाँ यूनानी नगर राज्यों की ये इम्पोर्टेंट व्यवस्था थी, तो इसके बारे में उसने उसका औचित्य भी सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि अरस्तु ने दास्ता के बारे में क्या बताया और उसका क्या अर्थ बताया। तो अरस्तु मानता है कि दास वह व्यक्ति है जिसका खुद का स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है, जिसका विवेक नहीं है और वह दूसरों पर निर्भर है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो विवेकशील नहीं है और दूसरों पर निर्भर है तो वह दास है। अरस्तु मानते हैं कि गृह संचालन के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है और ये जो संपत्ति है ये दो प्रकार की होती है। एक सजीव संपत्ति, सजीव संपत्ति के अंतर्गत जैसे घोड़ा, हाथी, दास आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत अचल संपत्ति आती है, जैसे सोना, चांदी, मकान, खेत, खलिहान, ये सब निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अरस्तु ये मानता है कि गृह संचालन में संपत्ति एक उपकरण है, एक माध्यम है। उसी तरीके से दास भी परिवार के संचालन के लिए उपकरण है। इस प्रकार अरस्तु दासों को मनुष्य की श्रेणी में न रखकर एक उपकरण की श्रेणी में रखता है। इस प्रकार उन्होंने दास्ता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दास्ता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, वो इस प्रकार है। पहला तर्क अरस्तु देता है कि दास्ता दोनों के लिए उपयोगी है। दास्ता दोनों के लिए इस सेंस में उपयोगी है कि जो स्वामी है वो परिवार के जो छोटे मोटे कार्य हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं और वो शासन कार्य में भाग ले सकते हैं और अपने नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और उनके पास मनोरंजन का पर्याप्त समय हो जाता है। इस प्रकार दास्ता स्वामियों के लिए तो उपयोगी है ही और दासों के लिए इसलिए उपयोगी है कि बिना संरक्षण के उनके जीवन का
उनके जीवन को संचालित नहीं किया जा सकता, तो दास भी स्वामियों के संरक्षण में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो दासता दोनों के लिए उपयोगी है। दूसरा जो तर्क देता है, दासता प्राकृतिक है। दासता प्राकृतिक है तो वो मानता है कि असमानता प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने ही सभी व्यक्तियों को योग्यता, गुणों में, नेतृत्व में, साहस में, सभी को भिन्न भिन्न बनाया है। तो कुछ लोग अपनी योग्यता से, गुणों से नेतृत्व करते हैं समाज का, और कुछ लोग शासित होते हैं, कुछ शारीरिक श्रम करते हैं, कुछ मानसिक परिश्रम करते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति में ही क्या है, असमानता है। तो दूसरा जो तर्क देता है, दासता क्या है, प्राकृतिक है। तीसरा जो बिंदु बताता है वो बताता है कि जो ये दासता है ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वहाँ की जो समाज है उसके स्थायित्व का अभिन्न अंग है, क्योंकि बिना दासों के वहाँ की अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दासों का वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वहाँ की समाज में दासों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्थायित्व लिए हुए थी। बिना दासों के वहाँ के समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दासता को लेकर अरस्तु ने ये जो तर्क प्रतिपादित किए हैं, यानी उन्होंने दासता के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं दासता के प्रकार। अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए हैं। पहला स्वाभाविक दास, दूसरा वैधानिक दास। जो स्वाभाविक दास हैं उनके बारे में ये कहता है कि जो व्यक्ति विवेकशील नहीं होते, जो जन्म से ही मंदबुद्धि होते हैं, विवेकशील नहीं होते, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको अरस्तु ने स्वाभाविक दासों की संज्ञा दी है। दूसरा जो वैधानिक दास है, अरस्तु मानता है कि जो युद्ध में सैनिक बंदी बनाए जाते हैं, जब कोई नगर राज्य युद्ध हार जाता है और युद्ध में जो सैनिक बंदी बनाए जाते हैं, तो उन सैनिकों को दास बनाया जा सकता है, तो उन्हें वह वैधानिक दासों की संज्ञा देता है। लेकिन वह साथ में यह भी कहता है कि यूनानी नगर राज्य के नागरिकों को, लोगों को बंदी नहीं बनाया जा सकता, उनको दास नहीं बनाया जा सकता। हम अगले जो वीडियो लेक्चर है उसमें दासता की आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे।